हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो आज के हम यूपीएससी एनालिसिस जो कि 4 AM 4 AM एनालिसिस मैंने इसका नाम रखा है क्योंकि हम सुबह 4 बजे इसको बना रहे हैं। तो आज हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं इस एनालिसिस में, और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि बिल्कुल जब भी आप वीडियो देखें ना इसको लाइक ज़रूर कर देना, है ना। क्योंकि लाइक करने से हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और ऑब्वियस सी बात है कंटेंट और अच्छा होता जाएगा। तो आज हम जो जो चीज़ें देखने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता दूं कि यूएस ईरान के सीज फायर के कोलैप्स के बारे में जानेंगे। डीआरडीओ ने टेस्ट की है पिनाका लॉन्ग रेंज रॉकेट, उसके बारे में जानेंगे। आईशे रिपोर्ट AISHE रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। जन सतलज मूवी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है सेक्शन 69 है उसके बारे में जानेंगे। श्रीलंका में प्रिजन राइट्स हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। सिक्स्थ हम RADBAARG रेडियो गैलेक्सी के बारे में जानेंगे। सेवेंथ हम फिनरे नॉन नाम की एक दवाई है उसके बारे में जानेंगे। इजिप्शियन वल्चर्स के डिक्लाइन एंड तुंगभद्रा रिवर के बारे में जानेंगे। तो बहुत अच्छे न्यूज आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको हमारा नया पैटर्न पसंद आएगा। इसका नाम मैंने रखा है 4 AM एनालिसिस। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि 4 AM 5 AM तक इसको हम रोज अपलोड कर दिया करें ताकि आप सुबह होते इसको देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट पेज की न्यूज है यूएस ईरान टेंशन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि ये यूपी किस तरह से द हिंदू का हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि 5 बजे तक उसका ई पेपर नहीं आता है। तो हमको वेबसाइट से पूरी न्यूज बनानी पड़ी है, लेकिन मैंने वेबसाइट से कोई भी न्यूज मिस नहीं की है। तो देख सकते हैं आप, ये न्यूज भी वहीं से ली गई है। तो अब बात कर लेते हैं पहले हम यूएस ईरान के सीज फायर की। तो ये ऑफिशियली इफेक्टिवली कोलैप्स कर गया है। सीज फायर हुआ था दोनों के बीच में, यूएस ईरान के बीच में वॉर चल रहा था, जिसके बाद एक डील हुई, पीस डील के बाद सीज फायर हुआ था। सीज फायर कोलैप्स कर गया है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली रिटेलिएटरी मिलिट्री स्ट्राइक हुई है दोनों कंट्रीज के द्वारा। ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा? वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी पे पड़ेगा, और इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो पूरे देश पूरे विश्व में पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट एशिया पूरा ऑयल के लिए जाना जाता है। ग्लोबल ऑयल सप्लाईज इससे अफेक्ट होंगी, मैरीटाइम सिक्योरिटी भी इससे अफेक्ट होगी। तो जो मेजर इम्पैक्ट है वो इन तीन चीजों पे पड़ेगा। यूएस ने क्या किया है? यूएस ने स्ट्राइक अटैक किया है ऑन द कमर्शियल वेसल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऑब्वियस सी बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज किन दो उसको वाटर बॉडीज को कलेक्ट करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मतलब इतना आसान मैं पूछ नहीं सकता हूँ। आगे आंसर हालांकि मैं आपको दे दूंगा, बट अभी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। ईरान का रिस्पॉन्स ये रहा कि बहरीन और कुवैत में यूएस का जो मिलिट्री सेट है उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। ईरान ने एग्री किया था कि सेफ पैसेज होगा कमर्शियल व्हीकल्स का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप करेंगे। ये मैं सीज फायर के डील के पॉइंट्स बता रहा हूँ। और यूएस ने कहा था कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हटा देंगे, मैरीटाइम रिस्ट्रिक्शंस हटा देंगे, और ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो हटा देंगे। अब ये एमओयू फेल क्यों हुआ, यानी कि सीज फायर फेल क्यों हुआ, अगर आप पूछे तो इसमें सबसे बड़ा इशू है वो लेबनान का इशू है। क्यों लेबनान का इशू है? बिकॉज लेबनान में जो ग्रुप एक्ट करता है, हिजबुल्ला हिजबुल्ला नाम का ग्रुप है जो एक्ट करता है, और हिजबुल्ला को कौन फंड देता है? ईरान फंड देता है। और वो इसराइल के ऊपर धीरे धीरे मतलब नोचानाची अटैक करता रहता है। तो इस कारण से सबसे बड़ा इशू है लेबनान का इशू है। देन स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्प्यूट भी है। ईरान जो इंसिस्ट कर रहा था कि शिप यूज अ रूट क्लोज टू इट्स कोस्ट, है ना, जो शिप्स निकले वो इसके कोस्ट के करीब से निकले, और यूएस एंड गल्फ कंट्रीज बेसिकली इनकरेज कर रहे थे शिप्स को कि वो ओमानी रूट से निकले, ओमान के थ्रू निकले, है ना। तो दैट इज वाई एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी डिस्प्यूट था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैंने आपको बताया दो वाटर बॉडीज, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। याद रखिएगा, पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये न्यूज आपको समझ में आ गई। अगर आप तो थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दूं इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा, कि इंडिया इंपोर्ट करता है लार्ज शेयर ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम वेस्ट एशिया। अगर ये इंस्टेबिलिटी रही तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा। all these things will be there. I hope you got clarity regarding this news article. Second न्यूज पर आते हैं। सेकंड न्यूज है डीआरडीओ टेस्ट्स रेंज पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। ठीक है ना। तो ये न्यूज भी अगर आप देखें तो ये इसका स्क्रीनशॉट है, किस तरीके से द हिंदू से मैंने उठाया है, उसका स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, है ना। तो दिस इज द स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स कम टू द न्यूज आर्टिकल। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट की है फ्लाइट टेस्ट ऑफ द पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट पहला। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहां पर है? चांदीपुर
उड़ीसा में। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड द टेस्ट वैलिडेटेड यूजर डिफाइंड मिनिमम स्ट्राइक रेंज ऑफ 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर मिनिमम स्ट्राइक रेंज, यूजर डिफाइंड स्ट्राइक रेंज ऑफ मिनिमम 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर तक की रेंज थी इसकी वैसे, है ना। And it has successfully hit the designated target with highest precision and it followed the prediction flight trajectory। ऑब्वियस सी बात है, हमारी आर्मी की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। इसके अलावा इसमें और भी चीजें टेस्ट की गई थी, मैं आपको बताता हूँ। इंडिजिनस लॉन्ग रेंज प्रिसीजन को मतलब ये स्ट्रेंथन करेगा, आत्मनिर्भरता को करेगा क्योंकि इंडिजिनस है ये आपका। इसके अलावा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये भी डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ये भी डेवलप किया है डीआरडीओ के द्वारा, है पिनाका, है ना। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और इनहेंस्ड पिनाका 40 से 60 किलोमीटर तक की रेंज है, याद रखिएगा। मिनिमम वैलिडेटेड स्ट्राइक रेंज 60 किलोमीटर है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की, मिनिमम स्ट्राइक रेंज 60 किलोमीटर, ठीक है ना। डीआरडीओ के बारे में अगर आपको बताऊं तो डीआरडीओ 1958 में बना था, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन डीआरडीओ का जो होता है वो सर्व करता है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर&डी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा आईशे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के बारे में आपको बताता हूँ। इसका न्यूज पहले आपको दिखा दो, तो ये देखिए, इंडियाज हायर एजुकेशन एनरोलमेंट हिट्स 4.5 करोड़, वुमेन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप लीड वे, आईशे रिपोर्ट। अब ये न्यूज क्या है, कैसे है, इसमें यूपीएससी का क्या रेलेवेंस है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात याद रखना कि ये आईशे रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करती है। आईशे रिपोर्ट लॉन्च किया गया है जिसमें की हाइलाइट्स हैं कि ग्रोथ हुआ है एनरोलमेंट रेशियो में, है ना, और स्पेशली जो विमेन और एनरोलमेंट है, SC/ST एनरोलमेंट है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। एंड लास्ट डिकेड से अगर हम कंपेयर करें तो 31.5 31.5% का ओवरऑल इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये डेटा जो कलेक्ट होता है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि HEI से कलेक्ट होता है ना, ये भी याद रखना। एंड इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन रेट हैज एक्सीडेड 90%, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डेटा जो है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने कहा कि आईशे रिपोर्ट है। आईशे का फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की बात चल रही है, इसीलिए डेटा कहाँ से आया है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आया है। इसके अलावा विमेन में जो हमने देखा ट्रेंड की उनको ज्यादा एक्सेस मिला है, विमेन को, फीमेल पार्टिसिपेशन को। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में एनरोलमेंट बढ़ा है। एंड कुल मिलाकर के एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई है, 1 से ज्यादा का था, मतलब कि 1 से ज्यादा का जेंडर पैरिटी इंडेक्स होने का मतलब कि विमेन को ज्यादा एनरोलमेंट हो रहे हैं, विमेन का ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है इन द एजुकेशन सेक्टर, तो ये आपको याद रखना है। आईशे रिपोर्ट यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की बात करें तो ये 2011 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये आता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज है सतलज OTT रिमूवल एंड सेक्शन 69A, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। लीगल क्वेश्चंस क्या है बिहाइंड द सतलज मूवी, अब हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। आप देख सकते हैं दिलजीत दोसांझ बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो न्यूज है ये है फिल्म सतलज को लेकर के, जो Z5 पे रिलीज हुई थी। वो तो सालों के बाद रिलीज किया था और 48 घंटे के अंदर उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। सेंटर ने एक्चुअली एक कमिटी बनाई है जो कि एग्जामाइन कर रही है कि कहीं 69A, जो सेक्शन 69A है IT एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, कहीं ये उसको वायलेट तो नहीं कर रही मूवी। लेकिन कोई भी ऑर्डर नहीं रिलीज किया गया है इसको ब्लॉक करने का, ये आपको बता दो। इसको रिमूव क्यों किया गया कि Z5 में रिलीज हुई थी। Z5 साइटेड करंट डेवलपमेंट्स फॉर इट्स रिमूवल, यानी कि जो कमिटी बन रही है, ये सारी चीजें हो रही है, इस कारण से Z5 ने हटा दिया है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के कारण इसको डिले हुआ था। रेगुलेशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो OTT डज नॉट रिक्वायर प्रायर CBFC सर्टिफिकेशन अंडर द सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952। तो अगर 1952 का सिनेमाटोग्राफ एक्ट पढ़ें तो उसमें OTT कंटेंट को प्रायर CBFC सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। उनको गवर्न कौन करता है OTT प्लेटफॉर्म्स को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के रूल्स, ठीक है ना। अब सेक्शन 69A क्या बोलता है IT एक्ट का, इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्लॉक पब्लिक एक्सेस टू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ठीक है। किन ग्राउंड्स पे ब्लॉक कर सकती है, द गवर्नमेंट मे ब्लॉक द कंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया,
डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब यही सारी चीजें चेक भी होंगी कि सतलज कहीं इसको वायलेट तो नहीं कर रहा, फिर उसको देखा जाएगा। प्रोसीजरल सेफगार्ड देखो, बिफोर ब्लॉकिंग कंटेंट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इशू अ रीजनड रिटन ऑर्डर। एक रिटन ऑर्डर होता है। स्पेसिफाई हाउ इट फॉल्स अंडर सेक्शन 69A, मतलब उसको आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा फिर कैसे 69A। देन यू हैव टू प्रोवाइड द पब्लिशर ओरिजिनेटर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उनको भी सुनना जरूरी है। ये सारी चीजें सेफगार्ड्स हैं, है ना। और ये सेफगार्ड्स आए थे श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के बाद। क्या ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को आप सीक्रेट रख सकते हैं? तो इट कंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, है ना। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण गवर्नमेंट कई बार विदहोल्ड भी कर देती है ब्लॉकिंग ऑर्डर, ठीक है। एंड सीक्रेसी चूंकि है तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता, ये भी एक इशू है, ऑथर ने कहा है। अब यहाँ पर देख लो, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था 2015 में। 2015 का केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सेक्शन 66A भी था जो कि जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अब आप छोटा सा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सेक्शन 66A क्या बोलता था। और उसमें सेक्शन 69A भी था जिसको कि प्रोसीजरल सेफगार्ड था, चूंकि ये जैसा मैंने आपको बताया कि ऊपर अलग अलग जो केसेस लिखे हैं उन कारण से उनको ब्लॉक किया जा सकता है, तो उस कारण से उसको अप्रूवल दे दिया था सुप्रीम कोर्ट में। एंड ब्लॉकिंग ऑर्डर लेकिन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू रहेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर आता है तो जुडिशियल रिव्यू जरूर रहेगा। 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, लेकिन 69A को आगे कह दिया था। देन तनुल ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 का है। एंड इसमें ब्लॉकिंग ऑर्डर शुड बी डिस्क्लोज्ड टू द अफेक्टेड कंटेंट क्रिएटर। उन्होंने कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्लॉकिंग ऑर्डर जो होने चाहिए वो कंटेंट क्रिएटर को जरूर आप बताएं। कॉन्फिडेंशियलिटी कैन नॉट बी यूज्ड टू डिनाई द ओरिजिनेटर एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द ऑर्डर। कॉन्फिडेंशियलिटी का नाम लेकर के आप ओरिजिनेटर को ये नहीं छीन सकते उसका हक कि वो अपने इस आपके इस जजमेंट को चैलेंज कर सके, तो वो चैलेंज कर सकते हैं ना। एंड इसमें ऑब्वियसली बात है, आर्टिकल 19(1)(a) इन्वॉल्व है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 1G फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और कैरी आउट ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर आता है, इशू होता है, तो फिल्म मेकर उसके लिए एक रिट पिटीशन दे सकता है हाई कोर्ट में जाकर के अंडर आर्टिकल 226, है ना, याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल था सर, जो मैंने आपको बताया। Then Prime Minister Modi conferred with Indonesia's highest honor Bintang Adi Purna in Jakarta। आप सबको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया का जो हाईएस्ट ऑनर है बिंतांग आदि पूर्ण वो दिया गया है। और आई थिंक इंडोनेशिया में ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले केवल और केवल जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू को ही दिया गया था। तो ये भी आप एक चीज याद रख सकते हैं, बिंतांग आदि पूर्ण। देन सेकंड न्यूज, और एक और न्यूज देख लेते हैं। ब्रिक्स नेशंस अडॉप्ट गुवाहाटी डिक्लेरेशन टू कॉम्बैट ड्रग ट्रैफिकिंग। ब्रिक्स जो नेशंस है उन्होंने अडॉप्ट किया है गुवाहाटी डिक्लेरेशन, क्योंकि गुवाहाटी में ही जो हेड्स ऑफ द स्टेट थे दैट रिगार्डिंग द एंटी ड्रग कैंपेन, वही उनकी मीटिंग थी। तो वहां पे गुवाहाटी डिक्लेरेशन जो है वो एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है ना। ब्रिक्स नेशंस ने इकट्ठा किया है गुवाहाटी में, और दैट इज टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, ठीक है ना। ब्रिक्स कंट्रीज के नाम आपको पता होना चाहिए, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये तो पुराने हैं। और इथियोपिया, ईरान, सऊदी, यूएई एंड इंडोनेशिया, इजिप्ट, याद रखेगा। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी, यूएई एंड इंडोनेशिया, ये नए मेंबर्स हैं। एडिटोरियल में हम आते हैं, तो आज का एडिटोरियल था श्रीलंका प्रिजन राइट्स। श्रीलंका में प्रिजन राइट्स हुए, देखो आपको एडिटोरियल दिखा भी देता हूँ, देखो लिखा भी एडिटोरियल, प्रिजनर्स ऑफ वायलेंस ऑन श्रीलंका प्रिजन राइट्स, ये सारी चीजें हैं। क्या हुआ पहले आपको मैं वो बता देता हूँ। तो मेजर एक प्रिजन राइट हुआ इन अ ओवर क्राउडेड प्रिजन कोलंबो श्रीलंका में, जहां पे 28 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए, ठीक है ना। जो मेजर इशू था वो था प्रिजन ओवर क्राउडिंग, देन नार्कोटिक्स एंड देन प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों। तो ओवर क्राउडिंग, नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैसे वायलेंस हुआ ये हम देख लेते हैं। टेंशन होना शुरू जब इनमेट्स ने इन्फॉर्म किया अथॉरिटीज अबाउट अलेज्ड ड्रग ऑपरेशन इनसाइड द प्रिजन। तो कुछ बंदियों ने वहां पे अथॉरिटीज को बताया कि ड्रग ऑपरेशन चल रहा है, तो वायलेंस एस्केलेट होने लगा। कई इनमेट्स ने वेपन सीज कर लिए, वेपन पकड़ लिए प्रिजन गार्ड्स के, और वहां पे फिर
प्रिजन गार्ड्स 8 प्रिजन गार्ड्स है जिनकी डेथ भी हो गई, ठीक है ना। क्या क्या इशू हाईलाइट होते हैं इससे, ऑब्वियसली सबसे पहला है सीवियर प्रिजन ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग अगर है, जैसे कि 10,000 की कैपेसिटी है, उसमें 28,000 लोग रह रहे हैं, अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ओवरक्राउडिंग है। नारकोटिक्स नेटवर्क जो है प्रिजन के अंदर वो भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ड्रग नेटवर्क चलते ही रहते हैं, तो ये भी एक इशू है। देन प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस, जो ओवरक्राउडिंग जब भी रहेगी प्रिजन्स में, तो ऑब्वियस सी बात है जो लिविंग कंडीशन है प्रिजनर्स की वो सही नहीं रहेगी, प्लस ओवरक्राउडिंग रहेगी तो प्रिजन सिक्योरिटी भी सही नहीं रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें हैं। एंड इसी कारण से फिर वहां पे राइट हुआ। ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर हम पढ़ें श्रीलंका का 2020 में जो बना था, उसने प्रिजन की रिगार्डिंग ये बोला था कि क्रॉनिक ओवरक्राउडिंग है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर सैनिटेशन है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड रिसोर्सेज है। ये ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ 2020 श्रीलंका ने बोला हुआ है, तो दैट इज अ थिंग। इसके पहले भी प्रिजन राइट्स हो चुके हैं श्रीलंका में। वेलिकाड़ा प्रिजन राइट हुआ था, महारा प्रिजन राइट हुआ था 2020 में, कोलंबो प्रिजन राइट 2026 में, इस पर हमने देख लिया। तो वेलिकाड़ा, महारा एंड कोलंबो, ये आपको याद रखना है। एंड ऑब्वियसली बात है, नीड ऑफ द आर इज द प्रिजन रिफॉर्म्स, प्रिजन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, स्टेट की अकाउंटेबिलिटी लेने की आवश्यकता है, ह्यूमन राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स इंपॉर्टेंट है, प्रिजन सिक्योरिटी को बढ़ावा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। अगली न्यूज है RADBAARG, इट्स अ रेयर बो एंड एरो रेडियो गैलेक्सी। बो एंड एरो रेडियो गैलेक्सी, जो BAARG है ना, बो एंड एरो रेडियो गैलेक्सी, BAARG, तो ये RADBAARG याद रखें। देखो लिखा है, इंडियन टीम डिस्कवर्स रेयर बो एंड एरो रेडियो गैलेक्सी 2 बिलियन लाइट ईयर फ्रॉम हेयर। अर्थ से 2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर की गैलेक्सी है, याद रखेगा, RADBAARG। 12 इंडियन रिसर्चर्स है जिन्होंने वर्किंग अक्रॉस इंडिया, US एंड यूरोप, इन्होंने डिस्कवर किया है रेयर रेडियो गैलेक्सी, बो एंड एरो शेप की, बो एंड एरो शेप की है ये, एंड दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेगा। RADBAARG, ये आपको याद रखना है। RAD इज रैड होम एस्ट्रोनॉमिकल लैबोरेटरी एंड BAARG इज बो एंड एरो रेडियो गैलेक्सी, तो ये आप याद रख सकते हैं। 2 बिलियन लाइट ईयर्स मतलब दूर है, 2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हालांकि लाइट ईयर्स लिखा रहता है लेकिन वो डिस्टेंस की यूनिट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी। रेडियो गैलेक्सी क्या होती है, तो रेडियो गैलेक्सी टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्सी होती है दैट एमिट्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ रेडियो वेव्स। तो कुल मिलाकर के रेडियो गैलेक्सी वो गैलेक्सी होती है जो रेडियो वेव्स इनॉर्मस अमाउंट की एमिट कर रही हो। ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं से इसको पावर मिलती है, तो इट इज पावर्ड बाय सुपर मैसिव ब्लैक होल विच इज एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, वो उसको पावर देता है। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। बो एंड एरो शेप जो है वो काफी एक्सट्रीमली रेयर है, और इट हेल्प्स द साइंटिस्ट टू डिस्कवर द एक्टिव गैलेक्सीज एवोल्यूशन, बिहेवियर ऑफ द दीज जेट्स एंड ऑल। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आप इसको याद रखिएगा। RAD होम एस्ट्रोनॉमी कोलैबोरेटरी, जो RAD है वो बता दें आपको 2013 में उसका फॉर्मेशन हुआ था, और आनंद होता यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के हैं, वो उसके फाउंडर हैं। खारगर नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इंडिया फर्स्ट सिटीजन साइंस एस्ट्रोनॉमी रिसर्च प्लेटफॉर्म है ये RAD होम ऑब्जर्वेटरी जो है, फर्स्ट सिटीजन साइंस एस्ट्रोनॉमी रिसर्च प्लेटफॉर्म है। लाइट ईयर की हम बात करें तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, देख लेते हैं आप कितने किलोमीटर। पार्सेक जो है इट्स स्टैंडर्ड एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस यूनिट, देन किलो पार्सेक भी होता है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अगली न्यूज है फिनेरेनोन, ये आपको दिख रहा है, फिनेरेनोन फॉर क्रॉनिक किडनी डिसीज। तो ये बात चल रही है, देखो ये हिंदू का आर्टिकल है जिससे मैंने उठाया है। तो फिनेरेनोन क्या है क्या नहीं है, क्रॉनिक किडनी डिसीज क्या होती है, हम सब बात करेंगे। तो रिसेंटली क्रॉनिक किडनी डिसीज के लिए ये दवाई है। क्रॉनिक किडनी डिसीज क्या होता है, इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन जहां पे किडनी ग्रेजुअली अपनी एबिलिटी लूज कर देती है फिल्टर करने की, ठीक है ना। तो ग्रेजुअली द किडनी लूजेस द एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेसिव फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड, एंड अगर ये ट्रीट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली बात है इट में प्रोग्रेस इनटू एंड स्टेज किडनी डिसीज। एंड स्टेज किडनी डिसीज में फिर तो किडनी बिल्कुल सारा दिन आपको डायलिसिस चाहिए रहता है, ठीक है ना। क्रॉनिक किडनी डिसीज भी एक एक्सट्रीम फॉर्म ही है, लेकिन उसके बाद फिर एंड स्टेज आ जाता है। मेजर कॉजेस क्या है किडनी क्रॉनिक किडनी डिसीज के, सबसे मेजर है डायबिटीज। अगर डायबिटीज है किसी व्यक्ति को, डायबिटीज मेलिटस, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसको
सीकेडी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाइपर ब्लड प्रेशर दूसरा है, ऑटो इम्यून तीसरे नंबर पर आता है, बाकी और सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बात चल रही है वो है फिनेरेनोन की। फिनेरेनोन इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एमआरए बोलते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। हालांकि दवाई आप एक तरीके से मान सकते हैं, इसको अप्रूव किया गया है फॉर सीकेडी एसोसिएटेड विद टाइप 2 डायबिटीज, मतलब ऐसा सीकेडी जो डायबिटीज के कारण हो रहा हो उसमें ये इसको यूज किया जाता है। फिनेरेनोन डज नॉट लोअर द ब्लड शुगर डायरेक्टली, याद रखिएगा ये डायबिटीज को नहीं घटाता है, ब्लड शुगर नहीं घटाता है, ये क्या करता है, इट ब्लॉक्स द मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, एमआरए को ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना, मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देता है। इन्फ्लेमेशन जो है किडनी टिश्यूज में उसको कम करता है, फिब्रोसिस को कम करता है, किडनी में जो स्कारिंग हो रही है, एंड फर्दर किडनी डैमेज को भी कम करता है फिनेरेनोन। तो आप इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तुंगभद्रा रिवर के बारे में बता दूं, न्यूज में थी, तो ये इट्स कृष्णा रिवर बेसिन, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा की दो हेड स्ट्रीम्स हैं, एक है तुंगा और एक है भद्रा। तुंगा और भद्रा जब मिलती हैं तो तुंगभद्रा बनता है, ये आपको याद रखना है। लिखा है तुंगा एंड भद्रा कॉन्फ्लुएंस होता है एट कूडली, कूडली नाम की जगह है वहां पे, शिवमोगा कर्नाटका में, वहां पे ये बनती है। एंड ये तुंगा और भद्रा दोनों जो है वो गंगा मूल नाम की जगह है वाराह पर्वत में, वेस्टर्न घाट्स में, वहां से निकलती, सह्याद्री में गंगा मूल, ठीक है, वाराह पर्वत। एंड दे फ्लो, फिर ये तुंगभद्रा फ्लो करती ईस्टवर्ड अक्रॉस द डेक्कन प्लेटू, पासेस थ्रू कर्नाटका। आप इसको याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। फिर ये कृष्णा रिवर को ज्वाइन करती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तुंगभद्रा की, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में वारदा, कुमुदवती, वेदवती 3 नदियां हैं, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में हंड्री, चिक्का, हगारी, तुंगा एंड भद्रा। तो ये आपको याद रखना है, दीज आर द राइट बैंक। इंपॉर्टेंट डैम्स की बात करें तो पंपा सागर नाम का डैम है, आपको याद रखना है, हॉस्पेट कर्नाटका में, पंपा सागर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डैम आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो इस नदी में, तो शिवमोगा, हरिहर, हम्पी एंड कुरनूल। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन रिमेंबर। बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, विजयनगर एम्पायर की ये लाइफलाइन हुआ करती थी। एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हम्पी है वो भी इसी पे सिचुएटेड है। पंपा रिवर इसको कहा जाता था पहले, तो आप याद रख सकते हैं। इजिप्शियन वल्चर नियोफ्रोन परनॉप्टेरस, याद रखिएगा, परनॉप्टेरस, नियोफ्रोन परनॉप्टेरस, ये न्यूज में था। क्या है इसकी न्यूज, देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द डिसअपियरेंस ऑफ इजिप्शियन वल्चर इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये इजिप्शियन वल्चर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इसका डिसअपियरेंस हो रहा है, उसके बारे में है ये। इजिप्शियन वल्चर एक समय कॉमन हुआ करता था सदर्न इंडिया में, लेकिन अब लगभग ये नीलगिरी में एक्सटिंक्ट हो चुका है, एंड दे नो लॉन्गर ब्रीड इन तमिलनाडु, ठीक है ना। हालांकि कंजर्वेशनिस्ट ने कहा है कि एक इजिप्शियन वल्चर कंजर्वेशन सेंटर आप ब्रीडिंग प्रोग्राम बनाओ अलग से इजिप्शियन वल्चर के लिए, नियोफ्रोन परनॉप्टेरस, याद रखेगा। एंड दे आर वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वल्चर स्पीशीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वल्चर स्पीशीज इन द वर्ल्ड। एंड ऑब्वियसली बात है, वल्चर है, स्कैवेंजर है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो सदर्न यूरोप, नॉर्थ एंड सेंट्रल अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यहाँ से कहीं पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि एंडेमिक है इंडिया में, बहुत जगहों पर पाए जाते हैं। तो यूपीएससी में अगर स्टेटमेंट आता है कि एंडेमिक है, ये भी गलत है। नियोफ्रोन परनॉप्टेरस बोलते हैं, माइग्रेटरी पॉपुलेशन भी आती है अफ्रीका, मिडिल ईस्ट से। आईयूसीएन स्टेटस हम देखें तो इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 है। इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली बात है, एनिमल के कैराकासेस को रिमूव करते हैं, न्यूट्रल साइक्लिंग में मदद करते हैं, ये सारे इसके ऑब्वियसली बात है वो है, ठीक है। एंड इनका एक कोटा ट्राइबल कम्युनिटी है, नीलगिरी तमिलनाडु की ही कोटा ट्राइबल कम्युनिटी, वहां से इनका काफी जुड़ाव है इन वल्चर्स का, तो यह भी आप याद रख सकते हैं। मेजर रीजंस इसके जाने के हैं, डिक्लोफेनाक जो एक आपको पता है वेटनरी दवाई है, डिक्लोफेनाक दर्द में दी जाती है वो। इलेक्ट्रोक्यूशन, कई बार ये खंभों से इलेक्ट्रिक लाइन से टकरा जाते तो उसमें डेथ होती थी। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कई बार इसको हुआ है, कैराकासेस मिले हैं। हैबिटेट एंड नेस्ट डिस्ट्रक्शन, देन डिक्लाइन इन द लाइव स्टॉक कैराकासेस, जो लाइव स्टॉक कैराकास जिस पे ये फीड करते हैं वही कम हो गए। ऑल दिस थिंग्स आर द रीजंस व्हाई it is declining. I hope you got clarity. So that is it for today's news analysis friend. ये पूरे नोट्स जो 42 पेज के आपको दिख रहे हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की हमारी लिंक है @TEMSIS, आप ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएंगे, वहीं पे मैं डाल दूंगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिए। दैट इज इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।